स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बनाया गया है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो का पूरा देखें, स्किप न करें, वरना अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। पूरी डिटेल से समझाया जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए हमें अधिकतम कितने परिवर्तन करने होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। एक इन्वर्टेड कोमा से बाहर का भाग होता है, एक इन्वर्टेड कोमा के भीतर होता है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो भाग होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये भाग जो है वो तो है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज, और ये जो भाग है आई विल लेंड यू सम मनी टुडे, ये जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। कुल मिला के हमें 5 परिवर्तन करने होते हैं। कुल अधिकतम अधिकतम 5 परिवर्तन करने होते हैं। न्यूनतम 1 भी हो सकता है। देखिए, फर्स्ट में ये जो सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल जो सेड टू है उसमें ही परिवर्तन करना होता है। ये नंबर फर्स्ट रिपोर्टिंग क्लोज की सेड टू में परिवर्तन। रिपोर्टिंग क्लोज की जो सेड टू है उसको टोल्ड में बदला जाएगा या आस्क में बदला जाएगा या अन्य किसी में। दूसरा परिवर्तन ये है, इन इन्वर्टेज और कोमाज को तो हटा देते हैं और यहाँ पे कंजक्शन या कंजक्शन लगाना या कनेक्टिव्स लगाना। तीसरा परिवर्तन जो है वो ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ये नंबर 3, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं इनको चेंज करना है या नहीं करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच की पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। चौथा परिवर्तन है ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिख रही है ना, यानी वर्ब में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन। चौथा है वर्ब या टेंस में परिवर्तन। और ये वर्ब या टेंस में परिवर्तन जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ही परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ सेड टू को टोल्ड में या आस्क्ड में इतना ही बदलना है या अन्य कोई होगा। पांचवा जो परिवर्तन है वो समय और स्थान बताने वाले शब्दों में परिवर्तन, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस में परिवर्तन, यानी समय या स्थान बताने वाले शब्दों में क्या परिवर्तन होगा। तो कुल मिला के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें अधिकतम 5 परिवर्तनों को देखना है। पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसकी सेड टू में क्या परिवर्तन होगा, सेड टू की जगह क्या होगा। दूसरा परिवर्तन जो है दोनों जो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तीसरा परिवर्तन जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सनल प्रोनाउन हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट, दे, इनमें कोई परिवर्तन करना है नहीं करना है, वो है। चौथा है
टेंस में परिवर्तन यानी वर्ब में परिवर्तन, और पांचवा जो है वो समय और स्थान बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। अब हम एक एक को देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट सेंटेंस जो है, ही सेड टू मी, तो यहाँ जो सेड टू में जो परिवर्तन होगा वो आगे जो वाक्य है उसको देख के होगा कि वो वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, किस प्रकार का वाक्य है। उस वाक्य पे निर्भर करता है कि सेड टू को किस में बदलना है। तो इसमें जो है टोल्ड में बदला जाएगा, क्योंकि आगे वाला वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो। असर्टिव सेंटेंस होने पे क्या, असर्टिव यानी वो चाहे अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो अपन जो है शेड टू है उसको शेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। लेकिन शेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर अकेला सैड है तो वो सैड ही रहेगा। सैड के बाद में ऑब्जेक्ट है, यानी सैड टू है या सैड के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो अपन सैड टू को या सैड को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड के बाद में टू नहीं है, तो अपन सैड का सैड ही रखेंगे। किस स्थिति में, जब यहाँ इन्वर्टेड कोमास के भीतर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी साधारण वाक्य हो। इन्वर्टेड कोमास के भीतर अगर साधारण वाक्य है तो हम सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, और सैड के बाद में कुछ नहीं है, टू और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड का सैड रखेंगे। ही टोल्ड मी। अब कंजक्शन, तो कंजक्शन भी इस बात पे निर्भर करता है कि आगे वाला वाक्य कैसा है। आगे वाला वाक्य अगर असर्टिव है यानी साधारण वाक्य है तो कंजक्शन दैट। वाक्य पे निर्भर करता है कि वाक्य साधारण है, एक प्रश्नवाचक है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कैसा है, उसी के आधार पे अपन कंजक्शन लगाएंगे। सबसे पहले ही ले लिया, उसके बाद में सेड टू को अपने टोल्ड में चेंज कर दिया, उसके बाद में मी ले लिया, उसके बाद में कंजक्शन। तो कंजक्शन हमने देखा कि हाँ, आई विल लैंड यू सम मनी टुडे जो है वो असर्टिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य है तो कंजक्शन दैट लगाया जाता है। उसके बाद अब तीसरा परिवर्तन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन है। पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन क्या होता है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो उसको चेंज करना होगा इस इन्वर्टेड कोमास के भीतर। सेकंड पर्सन है तो उसको भी चेंज करना होगा, और थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज नहीं करना होगा। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, तो इस इन्वर्टेड कोमा के भीतर अगर कोई फर्स्ट पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग क्लोज वाले सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज करना होगा। क्या है कि इस इन्वर्टेड कोमा के भीतर कोई फर्स्ट पर्सन का है, जैसे आई वी में से कोई भी, जैसे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्वर्स, इनमें से अगर कोई भी है तो उसको जो रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, जैसे इसमें ही है, तो उस ही के अनुसार उस सब्जेक्ट के का वो नंबर कौन सा है, वो पर्सन कौन सा है, उसके अनुसार उसको चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन है इन्वर्टेड कोमास के भीतर सेकंड पर्सन, यानी यू, यूवर, यूवर्स, यूवर सेल्फ या यूवर सेल्व्स है, तो उसको रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके ऑब्जेक्ट के आधार पे उसको बदला जाएगा। और अगर इन्वर्टेड कोमा के भीतर थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा, जैसे ही, सी, इट, दे। अगर इनमें से कोई आया है
तो उनको चेंज नहीं करना है। तो क्या नियम हुआ, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये नियम ध्यान में रखना है। इसके आधार पे हम करते हैं। अब देखिए, इसके लिए एक मैंने टेबल बना रखी है पर्सनल प्रोनाउन की, उसको देखिए पहले। ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है जिसमें ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है ही सी इट और दे। आई जो है वो सिंगुलर होता है। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष हिंदी में भी होते हैं, जैसे मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, वैसे तो वैसे अंग्रेजी में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 पर्सन होते हैं, जिसमें प्रत्येक पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। फर्स्ट में भी सिंगुलर प्लूरल होगा, सेकंड में भी सिंगुलर प्लूरल होता है, और थर्ड में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है जो है आई, और प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन जो है उसमें सिंगुलर यू, प्लूरल भी यू। एक व्यक्ति के लिए भी यू का उपयोग किया जा सकता है, एक से अधिक के लिए भी यू काम में लिया जा सकता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में तो हैं ही सी इट, ये सिंगुलर में है, और दे है वो प्लूरल। ही एक पुरुष के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, एक महिला है उसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है, और इट का प्रयोग किसी वस्तु या जानवर के लिए किया जाता है। लेकिन अगर एक से अधिक पुरुष हों, एक से अधिक महिला हों, या एक से अधिक वस्तु या जानवर हों, तो उनके लिए दे का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो होते हैं, सिंगुलर है आई। अब इसमें ये देखो सब्जेक्टिव रूप है, या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, या फिर सब्जेक्टिव रूप में, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर तो ये आएंगे, आई आएगा, वी आएगा, यू आ सकता है, ही सी इट और दे। अगर ऑब्जेक्ट लेना है तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन होता है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस प्रकार से 5 हैं इसमें: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि जैसे यू है, यू यहाँ पे 2 यू हैं, तो वाक्य में कैसे पता चले कि ये यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो अगर वर्ब से पहले यू है, वर्ब से पहले अगर यू है तो वो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद में अगर यू है तो वो ऑब्जेक्ट है। ये विशेष ध्यान रखना है। तो अपन देखते हैं कि ये जो आई है और ये यू है, वो इसका परिवर्तन किस में होगा। तो देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ही के अनुसार चेंज होगा। तो ही के अनुसार सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, 1 नंबर पे ही है। फिर टेंस में परिवर्तन, तो टेंस में परिवर्तन के लिए अभी एक आगे चार्ट बना हुआ है, उसमें ध्यान आपको बताएंगे अच्छी तरह से टेंस परिवर्तन कैसे करना है। अभी इसका ये देख लेते हैं कि विल जो है उसका वुड होता है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लैंड। उसके बाद में यू है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो यू जो है सेकंड पर्सन है, और ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट है, 2 नंबर वाला यू है, ये देखो वर्ब के बाद में है, तो सेकंड पर्सन और रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इसका 1 नंबर तो होता है आई, यानी सब्जेक्ट तो आई होता है, और ऑब्जेक्ट मी होता है। तो अपने को ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया मी। उसके बाद में सम, मनी, और टुडे
इसके लिए एक अलग से टेबल बनी हुई है आगे, उसमें सभी जो टाइम और स्थान बताने वाले शब्दों में जो परिवर्तन होता है वो बताया गया है। तो उसको याद कर लेना। टुडे का होता है दैट डे, और ये कोमा, इनवर्टेड कोमा स्टार्ट और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ये सब हट जाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि अगर वाक्य कैसा भी हो अपन उसको साधारण वाक्य के रूप में रखना है। तो इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस का बन गया। अब अपन ये देखते हैं कि ये विल लैंड का वुड कैसे हुआ, टेंस परिवर्तन कैसे होता है, और साथ में जो टाइम बताने वाले शब्द हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो टेंसेज में जो परिवर्तन है उसकी मुख्य बात ये होती है कि देखो, एक तो अपनी होती है रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब, और एक अपनी होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसमें अगर प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अगर रिपोर्टिंग क्लोज जो है उसमें फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, यानी इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो है, उसका टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग क्लोज में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य है या सार्वभौमिक सत्य है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यहाँ रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब में कोई हैबिचुअल एक्शन यानी कोई आदतन कार्य है, तो इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे कोई मुहावरा या लोकोक्ति है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब टेंस नो चेंज। क्या है, दोबारा देखिए कि अगर इन्वर्टेड कोमा के भीतर, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा में आपको क्या परिवर्तन करना है टेंस में, ये देखना है। तो जो रिपोर्टिंग क्लोज वाला भाग यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो भाग है उसका टेंस देखना है। उसमें अगर प्रेजेंट टेंस है, उसमें अगर फ्यूचर टेंस है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य कोई बात, रिपोर्टिंग क्लोज में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच में देखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, उसमें कोई शाश्वत सत्य वाक्य है क्या, रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल एक्शन है क्या, या रिपोर्टेड स्पीच में कोई मुहावरा या लोकोक्ति है क्या। अगर ऐसा है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। और अगर रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो टेंस को बदलना है। फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना ही है। तो जब बदलना है तो उस बदलने वाले के लिए ये सारणी दी गई है, बहुत ही सिंपल है। जैसे अपन जब पढ़ते हैं तो मैं तो इस तरह से पढ़ाता हूँ कि सबसे पहले टेंस जब पढ़ाए जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में पढ़ाता हूँ तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से क्रम से पढ़ाता हूँ। तो मैं बच्चों को ये बता देता हूँ कि 1 नंबर वाला इसमें बदलेगा, 2 नंबर वाला इसमें बदलेगा, 3 नंबर वाला इसमें बदलेगा, 4 नंबर वाला इसमें बदलेगा, ऐसे। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, ऐसे सभी टेंसों की।
तो मेरा जो क्रम है वो ये है कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, 2 नंबर पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, 3 नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट, 4 नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर 5 नंबर पे पास्ट इंडेफिनेट, या ऐसे कहिए पास्ट इंडेफिनेट का नंबर, पास्ट का इंडेफिनेट जो है वो 1 नंबर पे, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट में 2 नंबर पे, फिर पास्ट परफेक्ट पास्ट का 3 नंबर पे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से पास्ट का 4 नंबर पे। इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जब टेंस परिवर्तन, पहले तो ये चेक करना है कि टेंस परिवर्तन करना है कि नहीं करना है, जिसकी शर्त मैंने आपको बता दी कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर, इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। फिर एक ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन कार्य, या कोई प्रोवर्ब, कोई लोकोक्ति मुहावरा है क्या। अगर लोकोक्ति मुहावरा या शाश्वत सत्य या हैबिचुअल एक्शन है तो उसका टेंस नहीं बदला जाएगा, बाकी सारे परिवर्तन हो जाएंगे। अब जब रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तभी अपने को रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है, और जब टेंस बदलना है तो इस सारणी को आप याद कर लो। प्रेजेंट इंडेफिनेट, अगर आपने देखा कि जो सेंटेंस दिया गया है रिपोर्टेड, ये सारे रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के भीतर देखना अब, है ना। इन्वर्टेड कोमा के भीतर अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस मिल गया तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का पता कैसे लगाएंगे, या तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ा हुआ होगा मेन वर्ब में, या फिर अगर वो, ये तो अफर्मेटिव में हो गया, अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे आपको डू डज मिलेगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको डू डज, उसके बाद में नोट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर ऐसा आपने देखा तो आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में बदलते हैं, और सभी प्रकार के वाक्य को साधन वाक्य में बदला जाता है। इसलिए अगर ये आया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस एस लगा हुआ है, तो आपको मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनेट का मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा। आपने देखा कि वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसमें डू डज लगा हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रश्नवाचक को साधन वाक्य बनाना होता है, इसलिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। आपने देखा कि उसमें डू डज है और नोट है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनेट में डिड लग जाएगा और नोट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना पड़ता है। पहचानेंगे कैसे, कि वाक्य में इज एम आर है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाना है। कई बार ऐसे आ जाता है, जैसे मान लो वर्ब में आईएनजी नहीं आया, इज एम या आर ही आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, उसका वाज या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार कर दोगे। अगर अकेला इज एम आर है उसके बाद में आई एन जी नहीं है तो आप उसको वाज या वर्ब में कन्वर्ट कर दोगे और आई एन जी आपको भी नहीं लगाना है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, उसमें हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दोगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है, हैज़ या हैव के बाद में बिन आएगा और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ आएगा, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप हैड बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे। तो प्रेजेंट के चारों इस तरह से बदले कि प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा,
उसके बाद में बारी आती है पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस का नियम यह है कि पास्ट इंडेफिनेट जो है उसको पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनेट एक नंबर पे है, पास्ट कंटिन्यूस आप छोड़ दो और 3 नंबर वाले पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो। एक जो है वो 3 में पास्ट की बात है। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूस को छोड़ दो आप 2 नंबर को और पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो। फिर पास्ट कंटिन्यूस ये 2 नंबर पे आता है, तो इसको आप जो है वो 4 नंबर यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो, 3 नंबर छोड़ दो बीच में। फिर पास्ट परफेक्ट 3 नंबर पे आता है, तो इसमें नो चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा। और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो 4 नंबर पे आता है, तो उसमें भी नो चेंज यानी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रह जाएगा। कहने का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनेट जो है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस जो है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट है तो वो चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनेट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होती है और मेन वर्ब में आईएनजी मिलता है। सॉरी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है शैल और विल और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो शैल का शुड हो जाता है और विल का वुड हो जाता है, और वर्ब की ये दोनों मॉडल हैं और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन अधिकांशतः ये देखा गया है कि शैल और विल का वुड ही करना चाहिए और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। अधिकांश वाक्यों में 90% वाक्यों में आपको शैल और विल का वुड ही मिलेगा, शुड बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट शैल बी विल बी है, तो इसमें भी शैल बी का तो शुड भी हो जाएगा, विल बी का वुड भी हो जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अधिकांशतः वुड बी ही करना है और फिर उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें आईएनजी लगा देना। नेक्स्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट, उसमें शैल हैव और विल हैव होता है। तो यहाँ भी वही बात है, शैल का शुड हो गया, शुड हैव, और विल का वुड हैव। लेकिन इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वुड हैव पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादातर वुड हैव ही होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे आता है। तो इसमें भी आपको शैल का शुड हो गया तो शुड हैव बीन हो गया, विल का वुड हो गया तो वुड हैव बीन हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकांश वाक्यों में वुड हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। उसके बाद बारी आती है मॉडल्स की। तो मॉडल्स में अगर कैन है तो उसको तो कुड में कन्वर्ट कर दो, और मे है तो उसको माइट में कर दो। सेल अपन ने पहले कर ही लिया कि सेल को किस में कर देंगे, शुड में, और विल को किस में कर देंगे, वुड में। बाकी के जो मॉडल हैं उनमें ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो शुड आ गया, वुड आ गया, कुड आ गया, माइट आ गया, मस्ट आ गया, और उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिल गई आपको, तो उनमें नो चेंज करना है। शुड का शुड ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा, और अधिकांश स्थिति में मस्ट का मस्ट ही रहता है। 10th क्लास के लेवल पे मस्ट का मस्ट ही रखना है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कंपटीशन लेवल में जरूर मस्ट का कभी कभी हेड होता है तो है हेड टू होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें कि कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, और शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है। उसके बाद जो मॉडल हैं, शुड है, वुड है, कुड है, माइट है, मस्ट है, वो एज इट इज़ रह जाएंगे, यानी वो ही लग जाएंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी।
तो ये तो आपका टेंस में परिवर्तन करना हो गया। उसके बाद एक सारणी ये जो है, ये चेंज इन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी समय समय और स्थान बताने वाली जो एडवर्ब हैं, जो शब्द हैं, उनमें क्या परिवर्तन होगा। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिया है तो उसका दैट डे हो जाएगा, टू नाइट दिया है तो दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे दिया है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। लास्ट के बाद में टाइम है, जैसे लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, लास्ट संडे है, तो ऐसे जो भी हो, लास्ट जनवरी, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद में देखो लास्ट का तो आपको बना देना है द प्रीवियस, और आगे जो नाइट वीक मंथ ईयर है वो वैसे वैसे रख देने हैं। तो लास्ट का द प्रीवियस बन जाएगा द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, इस तरह से। और टुमारो जो है उसका बन जाएगा द नेक्स्ट डे। उसके बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, यानी द नेक्स्ट जो आ गया तो द नेक्स्ट का द फॉलोइंग बन जाएगा, और उसके बाद में डे, वीक, मंथ, ईयर जो भी आया वो लग जाएगा। नाउ और जस्ट का बन जाता है दोनों का देन, नाउ और जस्ट का देन बन जाता है। उसके बाद एगो है, एगो अगर डायरेक्ट स्पीच में एगो है तो इनडायरेक्ट में उसका बिफोर बना देंगे। अगर दिस आया है तो उसका दैट बना देंगे, दीज आया है तो उसका दोज बना देंगे, और दस आया है तो उसका सो बना देंगे, हियर आया है तो उसका देयर बना देंगे। ये अपने टाइम और प्लेस बताने वाले जो शब्द हैं, समय और स्थान बताने वाले शब्द हैं, उनमें क्या परिवर्तन करना है, ये है। अब अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा था कि विल लैंड वुड लैंड में बदल जाएगा, तो आपने देखा कि विल का वुड होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो विल का वुड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आगे की जो वाक्य हैं उनको अपन सॉल्व करते हैं, और तीन सारणी जो आगे दी गई हैं, एक तो टेंस में परिवर्तन संबंधी सारणी है, एक पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी सारणी है, और एक समय और स्थान बताने वाले शब्दों में क्या परिवर्तन होगा वो सारणी है। उसको अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएंगे। सेकंड सेंटेंस है ही सेड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो देखो ही, मैंने बताया था पहले सेंटेंस में कि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट हो या सेड टू हो, तो इधर अगर साधारण वाक्य है, इधर साधारण वाक्य है, तो अगर सेड के बाद में टू या सेड के बाद में ऑब्जेक्ट होता है तो अपन टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन सेड के बाद में यहाँ न तो ऑब्जेक्ट है और न यहाँ पे टू है, तो अपन सेड का सेड ही रखेंगे साधारण वाक्य होने पे। अब ये इन्वर्टेड कोमा ये हट जाएंगे। फिर कंजक्शन लगाना है, दो नंबर का परिवर्तन। तो इसमें देखते हैं कि अपन ये वाक्य कैसा है। ये वाक्य असर्टिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य है, तो कंजक्शन अपना लग गया दैट। उसके बाद आई है जो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा इस ही के अनुसार, इसका पहला नंबर लग जाएगा, यानी आई जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, उसका जो पर्सन और नंबर होगा वही इसका नंबर होगा। तो अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है और ही के अनुसार चेंज हो गया, तो ये आई सब्जेक्ट है तो ही भी सब्जेक्ट अपन ने लिख दिया। फिर अपन ने टेंस देखा कि ये जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब होती ही तो या तो उसमें नोट मिलता आपको या प्रश्नवाचक वाक्य मिलता। तो ये है, ये डू जो है वो मेन वर्ब है। तो अब हमने देखा कि डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको अपन किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं तो मेन वर्ब की साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म लगती है, यानी डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। उसके बाद में देखो माई है, ये माई किस से बना हुआ है, आई से बना हुआ है। देखो आई मी माई, उस टेबल में देखना आप, आई मी माई 3 नंबर पे है। और आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है
और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये ही के अनुसार चेंज होगा और ही का 3 नंबर बनेगा। दोबारा देख लीजिए, माई जो है वो आई से बना हुआ है और 3 नंबर पे है, आई मी माई। अब आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट ही है, ही का 3 नंबर, ही हिम हिज। और वर्क हो गया। फिर माई सेल्फ आ गया। माई सेल्फ भी आई से बना हुआ है, देखो आई मी माई माइन माई सेल्फ 5वें नंबर पे है। तो ये आई से बना हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और इसका 5वां नंबर देखिए आप, ही हिम हिज हिज और हिमसेल्फ। 5वां नंबर इसका हिमसेल्फ हो गया। और लास्ट में फिर स्टॉप लगा दीजिए। तीसरा वाक्य देखिए, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट वी डिड आवर वर्क आवर सिलेबस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो सब्जेक्ट इसका सी। अब इसमें सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड ही रखेंगे अपन, आगे साधारण वाक्य है इसलिए। फिर दैट से जोड़ दिया। उसके बाद में वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, ये ध्यान रखना है। अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये इसके अनुसार चेंज होगा। ये थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से देखना कि पहले तो हमने ये देखा कि वी कौन सा पर्सन है, हम देखा कि वी फर्स्ट पर्सन है, जो जैसा है वैसा ही यहाँ आना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो हमने देखा कि ये तो प्लूरल है। अब फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन ये तो सिंगुलर है और ये है प्लूरल, तो इसके अनुसार इस तरह से चेंज नहीं होगा। इसका प्लूरल क्या होता है, तो सी का प्लूरल, ही का प्लूरल, इट का प्लूरल दे होता है। कैसे, देखो ये वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में ये प्लूरल है, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। अब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन ये तो प्लूरल है और ये सी जो है वो सिंगुलर है, तो सी का, ही का, इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो ये इसके अनुसार इसका वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। फिर टेंस देखा तो डिड लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो यहाँ पे आपको नोट भी मिलता या प्रश्नवाचक वाक्य मिलता। इसलिए डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू की सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो डिड से पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। यानी आप हेड लगाओ पास्ट परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। उसके बाद में देखो ये आवर, आवर किस से बना हुआ है, वी से। वी का आपने बनाया दे, तो आवर तीसरे नंबर पे है, देखो वी अस आवर, तो दे का तीसरा नंबर कर दो, दे देम देयर। उसके बाद में वर्क और आवर सेलवेज, ये भी आवर से बना हुआ है, 5वें नंबर पे है, तो दे का 5वां नंबर लगा दो, देम सेलवेज और फुल स्टॉप लगा दो लास्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुसुम सेड टू हरी यू डू नॉट टच योर बैग योर सेल्फ। कुसुम सेड टू हरी, सेड टू को किस में बदलना है, देखिए सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि आगे का वाक्य जो है वो साधारण वाक्य है। तो कुसुम टोल्ड हरी, फिर कंजक्शन लगाना है, 2 नंबर चेंज करना है, तो 2 नंबर हो गया, कंजक्शन दैट लगा दिया। फिर 3 नंबर अपन पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन, तो यू देखिए ये यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है।
और फिर ये देखना है कि ये यू एक नंबर वाला है या दो नंबर वाला है। तो ये वर्ब से पहले है इसलिए एक नंबर यानी सब्जेक्ट है ये। तो हरी, हरी को बार बार अपन हरी नहीं लिखेंगे, ये पुरुष है इसलिए इसका ही बना देंगे, ही। फिर टेंस देखेंगे कि डू नॉट है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। तो यहाँ पे नोट लगाना है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी पड़ेगी, डिड नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आ जाएगी, टी ओ यू सी एच, टच। अब ये यूअर है वो यू से बना हुआ है, यू यू यूअर 3 नंबर पे, और यू सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है हरी, हरी को अपने माना ही, तो ही का 3 नंबर, ही, हिम, हिज, इसका हिज बैग। और फिर यूअर से, यू से बना हुआ है यूअर सेल्फ 5वें नंबर पे। तो हरी का आपने ही बनाया, ही का 5वां नंबर हो गया हिमसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, विष्णु सेड यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। तो यहाँ साधारण वाक्य है, सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू नहीं है, इसलिए सेड का सेड ही रखेंगे। विष्णु सेड, अब दैट से जोड़ देंगे क्योंकि आगे का इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो वाक्य है वो असर्टिव है, साधारण वाक्य है, इसलिए दैट से जोड़ देंगे। यू सेकंड पर्सन, अब यू सेकंड पर्सन है और यू जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमें अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो हमें ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मानना होता है। और उस समय हम क्या करेंगे, हम या तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जैसे मी या अस ये मानेंगे, या फिर थर्ड पर्सन का है ना, थर्ड पर्सन का मान लो हिम मान लिया, या हर मान लिया, या देव मान लिया। इनमें से ऑब्जेक्ट अपने को मानना है वो सुविधा के अनुसार। मान लो यहाँ पे विष्णु की जगह आई है तो आई सेड टू मी तो होता नहीं है ना। तो अपने को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लेना, और यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मान लेना। तो अब इसमें अपन, इस स्थिति में अपन मानते हैं, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट मी माना हमने, मी के अकॉर्डिंग करते, जिसको भी मानोगे ना उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो मान लो हमने मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेड के बाद में मी हमारा ऑब्जेक्ट है, अब मी के अनुसार हमें चेंज करना है। तो यू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो ये आई हो गया। उसके बाद में शुड है, तो हमने देखा उसमें टेंस से संबंधी परिवर्तन जो है उनमें कि शुड का शुड ही रहता है, तो शुड का शुड चेंज नहीं हुआ, नो चेंज है। उसके बाद में हेल्प आ गया, उसके बाद में ये यू से बना हुआ है यूअर, तो ये यू यू यूअर 3 नंबर पे है, तो ये इसका 3 नंबर होगा आई मी माई, माई और फ्रेंड, फुल स्टॉप। इसके लिए आप ऐसा करें कि जो 3 टेबल बनाई गई है उनको आप नोटबुक में नोट कर लें, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंस नंबर 6 है, कुसुम सेड आई सेल वर्क हार्ड। ये भी आगे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो दैट से जुड़ जाएगा और सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। सेड के बाद में ऑब्जेक्ट हो और इधर
साधारण वाक्य हो तब अपन सेड को टोल्ड में बदलेंगे, नहीं तो सेड का सेड ही रखेंगे। तो कुसुम सेड, दैट से जोड़ दिया। अब फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कुसुम ये लड़की का नाम है तो हो गया, लड़की को अपन शी कर देंगे, इसलिए आई का बन गया शी। सेल शुड में चेंज होता ही है। वर्क हार्ड, यहाँ सलाह दी गई है इसलिए सेल को शुड ही रखा, वरना तो अपन वुड कर देते हैं। यहाँ पे परामर्श दिया गया है इसलिए परामर्श के लिए शुड का प्रयोग होता है, वरना तो अपन सेल और विल का दोनों का वुड कर देते हैं। नेक्स्ट, शी सेड दिस इज ए गुड जोक टुडे। शी सेड दैट, ये तो अपने कंजक्शन लगा दिया, ये तो अपने कंजक्शन लगाया है। अब ये दिस आपने सारणी में देखा था कि समय और स्थान बताने वाले शब्दों में परिवर्तन, तो उसमें दिस का दैट किया था। अब वापस आपको इसका दिस का दैट बनाना है। और इज एम आर वाज वर में चेंज होता है, तो दैट के अनुसार वाज हो गया ए गुड जोक। टुडे का दैट डे होता है, दैट डे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, शी सेड मुकेश कोमा आई एम गोइंग टू योर हाउस। अब ऐसे वाक्यों में देखिए कि अभी तक जो आपने देखा था उनमें ये जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर किसी शब्द को कोमा से अलग नहीं किया हुआ था। इस 8वें सेंटेंस में शी सेड, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के भीतर एक व्यक्ति मुकेश को संबोधित करके कहा गया है। तो ये जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर कोमा से अलग किया हुआ होता है, उसको आप जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सब जो है उसका आप उसको ऑब्जेक्ट बना लो, तो अपना ऐसे हो जाएगा एक तरह से शी सेड टू मुकेश। ये रफ कार्य है अभी, देखो ऐसे हो गया मान लो, क्योंकि ये मुकेश कोमा से अलग है। वो कह रहे सी किसको करी है, सी सेड, सी ने कहा, उसने कहा मुकेश आई एम गोइंग टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। तो उसने कहा तो मुकेश सी है, जो कहने वाला है वो सी है और सुनने वाला जो है वो मुकेश है, तो ऑब्जेक्ट मुकेश हो गया। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ऐसे हो जाएगा शी टोल्ड मुकेश। इसको इन्वर्टेड कोमा से बाहर ये अब आप ऑब्जेक्ट मान लेना, फिर आप ये दैट से जोड़ दो इसको। अब आई है वो, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, सी के अनुसार, सी का एक नंबर सी। फिर टेंस देखिए, एम गोइंग, इज एम आर के बाद में आई एन जी लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, यानी वाज और वर्ब में से लगाना है तो सी के साथ वाज आ गया और वर्ब में आई एन जी। टू, ये यूर यू से बना हुआ है, यू यूर 3 नंबर पे। यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट अपना मुकेश है तो मुकेश के अनुसार 3 नंबर, मुकेश को आप ही कहोगे तो ही में हिज हाउस। नेक्स्ट, ही सेड आई कैन गिव यू मनी सीता। यहाँ भी देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने कहा, किससे कहा, उसने कहा देखो आई कैन गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ सीता, तो सीता से कहा है तो डायरेक्ट डायरेक्ट में जो सुनने वाला होता है उसको ही ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे सीता है उसको बाहर ले लो आप, सीता ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही टोल्ड सीता, ही टोल्ड सीता। अब दैट से जोड़ दीजिए, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार तो उसका एक नंबर ही हो गया, कैन का कोड बनता है, गिव है यू, यू सेकंड पर्सन है
ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अपने माना सीता, सीता को अपन सी कह देंगे एक बार, एक नंबर पे तो। और ये यू जो है एक नंबर वाला है या दो नंबर वाला है? देखो ये वर्ब है गिव, गिव के बाद यू आया है तो ये दो नंबर वाला यू है, तो दो नंबर वाला है तो सीता का भी दो नंबर बना दो। सीता का एक नंबर सी और दो नंबर हर हो गया, हर मनी, फुल स्टॉप। और सीता हमने पहले ले लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा। यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन आगे दिया गया है, आई शैल नॉट टीच यू बॉयज़। बच्चों को संबोधित करके कहा है कि आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ जो ये जो है कोमा से, अगर आप देख रहे हो कि सेंटेंस नंबर 8, 9 और 10 में, 8 में मुकेश, 9 में सीता और 10 में बॉयज़, ये जो हैं वो इन्वर्टेड कोमा के भीतर हैं, लेकिन इनको कोमा से अलग किया गया है और इनको संबोधित करके ही कहा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तीनों वाक्यों में। तो ये बन गया द टीचर टोल्ड। अब यहाँ देखो, अगर कोई व्यक्ति का नाम होता है तो उसके तो दे लगता नहीं है क्योंकि वो तो प्रॉपर नाउन है, और बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। तो अगर कॉमन नाउन हो तो कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल लेटर से शुरू है, ये कैपिटल लेटर से शुरू है? तो कैपिटल लेटर से शुरू है इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले तो दे लगेगा नहीं, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। और ये बॉयज जो है वो कॉमन नाउन है क्योंकि ये स्मॉल लेटर से शुरू है, तो इसके पहले आप दे लगाओगे। यहाँ ऐसा कोई नाउन आ जाए जो स्मॉल लेटर से शुरू हो तो उसके दे लगा के लिखोगे। तो द टीचर टोल्ड द बॉयज, अब दैट से जोड़ दिया। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, द टीचर, अब टीचर है वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, अपन किसी को भी मान के कर सकते हैं। अगर पुरुष मानेंगे तो ही हो जाएगा, महिला मानेंगे तो सी के अनुसार हो जाएगा। तो मान लीजिए अपने उसको ही माना, तो आई का बन गया इसके अनुसार ही। सेल नॉट टीच यू, अब सेल और विल का वुड हो जाता है, सेल और विल का वुड करना है, फिर नोट लगा दिया, फिर टीच और यू जो है सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अपना बन गया द बॉयज। तो द बॉयज यानी एक से ज़्यादा है, इसका मतलब ये, इसको अपन दे कहेंगे। और ये यू देखना है कि एक नंबर वाला यू है दो नंबर वाला, तो ये वर्ब के देखो जस्ट बाद में, ये वर्ब के बाद में यू जो होता है वो दो नंबर, यानी ऑब्जेक्ट यू है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है ये यू। तो इसका ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इसका दे हो गया बॉयज के लिए, और ऑब्जेक्ट इनका देम हो गया। फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो सेड टू है उसमें यहाँ ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, सेड टू हो चाहे सेड हो, अपने को आस्क्ड ही करना है। जो रिपोर्टिंग क्लोज है या जिसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा कहते हैं, उसमें सेड के बाद में टू और ऑब्जेक्ट हो चाहे न हो, सेड हो अकेला चाहे सेड टू हो, अपन आस्क्ड ही लिखेंगे। और जो कंजक्शन है वो अब दैट काम में नहीं लेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए दो कंजक्शन है, एक तो इफ कंजक्शन है, वो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू अगर वाक्य है, अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ लगाना है। और वाक्य अगर WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड ही लगाना है, कंजक्शन का काम करेगा WH वर्ड। फिर देख लीजिए कि सेड टू जो है या सेड, उसको प्रश्नवाचक वाक्य में आस्क्ड ही करना होता है। फिर बात रही कंजक्शन की, कंजक्शन में या तो आप इफ़ लगाएंगे, इफ़ कब लगाएंगे? जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू है तो इफ़ लगाएंगे। अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा, वहाँ पे इफ़ नहीं लगाना है। अब इसमें देखिए, और फिर जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको साधारण वाक्य में बदल के लिखना है, यानी पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, इस तरह से।
और क्वेश्चन मार्क हटा देना है, इन्वर्टेड कोमा हटा देने हैं। राखी, आस्क्ड, अतुल। अब वाक्य चाहे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो चाहे मॉडल से शुरू हो, आपको कंजक्शन इफ लगाना है। उसके बाद में सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट इसका यू है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट है अतुल। अतुल यानी व्यक्ति का नाम, पुरुष का नाम है, तो इसका बन गया ही। फिर अपन हेल्पिंग वर्ब लेंगे, पेन का कुड होती है हेल्प। फिर ये मी आ गया, आई से बना हुआ है, आई का ऑब्जेक्टिव रूप है मी। आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो राखी के अनुसार एक नंबर पे तो राखी को अपन सी कर देंगे, और उसका क्योंकि ये मी है इसलिए 2 नंबर हो गया हर। इन फिर माई आ गया, तो माई जो है वो आई से बना हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और आई का तीसरा नंबर जो है वो माई है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो राखी का एक नंबर तो हो गया सी, 2 नंबर हर और 3 नंबर है हर वर्क। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर उसको अफर्मेटिव लिखना होता है। नेक्स्ट, ही सेड टू सीता, ही आस्क्ड सीता। अब डब्ल्यू एच वर्ड जब वाक्य में हो शुरू में, तो कंजक्शन का काम वही करेगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड ही अपन कंजक्शन लगा देंगे। फिर ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट पहले लेंगे। अब यू वर्ब से पहले है, एक नंबर वाला यू है, तो यू सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता के अनुसार सी हो गया, सी लिखा। फिर विल है, तो टेंस चेंज किया तो वुड हो गया, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। फिर टू हो गया। फिर यूअर, यू से बना हुआ है, यूअर तीसरे नंबर पे है। यू जो है सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और इसका तीसरा नंबर, एक नंबर सी हो गया, 2 नंबर हर और तीसरा नंबर भी हर। फिर स्कूल, और टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, सारणी में देख लेना, नेक्स्ट डे। सेंटेंस नंबर 13, ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता, तो ही आस्क्ड मी। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए कंजक्शन इफ लग गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। फिर टेंस देखा अपने, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में डेट तो लगता नहीं है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी हेल्प्ड सीता, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है विमला सेड टू हरी, तो विमला आस्क्ड हरी। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ से जोड़ दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में ये सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, हरी के अनुसार, हरी को अपने माना ही, तो इसका बन गया ही। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, देखो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद वर्ब की फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी हेड लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ए स्टोरी, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट उमा सेड टू हरी, है तो उमा आस्क्ड हरी
और डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ा हुआ है तो डब्ल्यू एच वर्ड यूज में ले लिया। फिर ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार ये सब्जेक्ट का रूप है, और सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, हरी के अनुसार। हरी का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। अब डिड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे फर्स्ट फॉर्म, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड, और उसके बाद इन नोट है तो नोट लगा दो, और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है कम, केम कम। फिर टू, अब माई जो है वो आई से बना हुआ है, आई मी माई, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, उमा उमा लड़की है तो इसको सी कर दो, सी हर 3 नंबर इसका, हर हाउस। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। पहला काम आप ये करेंगे कि इसमें जो चेंजेज इन टेंस की जो सारणी है उसको नोटबुक में नोट कर लेंगे, पर्सनल प्रोनाउन की जो सारणी है उसको नोटबुक में नोट कर लेंगे, और समय और स्थान बताने वाले शब्दों की जो सारणी है उसको नोटबुक में नोट कर लेंगे, और उसके बाद में एग्जाम्पल आप करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे और इनको याद कर लेना।